नमस्ते, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय दूदू। मेरे पिछले व्याख्यान में मैंने आपको परंपरागत दृष्टिकोण क्या है और आधुनिक दृष्टिकोण क्या है इसके बारे में जानकारी दी थी। उससे पहले हमने राजनीति विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र, राजनीति विज्ञान कला है या विज्ञान है, इस बारे में बात की थी। आज मैं आपको बताऊंगी कि राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी आंदोलन क्या है। व्यवहारवादी आंदोलन को आंदोलन क्यों कहा जाता है, व्यवहारवादी आंदोलन का उदय कैसे हुआ है, कौन से कारण हैं जिनकी वजह से इसे आंदोलन कहा जाता है और ये कब उत्पन्न हुआ। बहुत सारी चीजें आपको इसमें समझने की आवश्यकता है। व्यवहारवादी आंदोलन को राजनीति शास्त्र का आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण माना जाता है। जैसे मैंने बताया था आपको, जब आधुनिक दृष्टिकोण का अर्थ में बता रही थी तब हमने ये बताया था, हमने ये बात की थी कि यहाँ पर जो अध्ययन की इकाई है वो मानव का मानवीय व्यवहार होता है। और मानवीय व्यवहार एक ऐसी चीज है जो पल पल बदलता रहता है। एक जैसा नहीं देख सकते हम उसको, एक जैसे गणना नहीं कर सकते उसकी। तो मानवीय व्यवहार का अध्ययन करना अपने आप में एक जटिल कार्य हो जाता है। इस आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण को या इस आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का व्यवहारवाद को हृदय भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इसका उदय कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से यह आंदोलन अस्तित्व में आया। व्यवहारवादी आंदोलन का उदय परंपरागत राजनीति शास्त्र की उपलब्धियों के प्रति असंतोष के परिणाम के रूप में हम देख सकते हैं। यानी उसमें जो कमियां थी उनमें एक सुधार करने के लिए जो चीज सामने आई उसको हम व्यवहारवादी आंदोलन कह सकते हैं। जब राजनीति शास्त्र के अध्ययन में ऐतिहासिक, दार्शनिक, वर्णनात्मक, वैधानिक और सैद्धांतिक या संस्थागत उपागमों से या दृष्टिकोणों से एक निराशा उत्पन्न हुई तो विश्लेषण के नए नए दृष्टिकोणों की खोज की जाने लगी। व्यवहारवादी आंदोलन जो है वो भी उसी खोज का परिणाम कहा जा सकता है। व्यवहारवादी आंदोलन के अंकुर यदि हम देखें तो कई विचारकों के चिंतन में देखे जा सकते हैं, जैसे मैकियावेली, हॉब्स और लॉक ने सर्वप्रथम मानव के मानव व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया। इसके अलावा कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और दुर्खीम जैसे विचारकों ने भी व्यवहारवाद के आरंभिक दर्शन हम कर सकते हैं। उनके विचारों में भी हम इसे देख सकते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि व्यवहारवाद के लेखक और व्यवहारवाद से संबंधित रचनाएं कौन कौन सी है जिनकी वजह से ये कहा जा सकता है कि व्यवहारवाद एक आंदोलन के रूप में उत्पन्न हुआ। वो कौन से लेख, वो कौन से विचार, वो कौन से दृष्टिकोण सामने आए कि जिनकी वजह से ये एक आंदोलन के रूप में वृहत स्तर पर सामने आया। तो सबसे पहले 20वीं शताब्दी में सर्वप्रथम 1908 में ग्राहम वालस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स में ये विचार व्यक्त किया था कि राजनीति शास्त्र में संस्थाओं के अध्ययन और विश्लेषण पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन मानव के अध्ययन, मानव के व्यवहार के अध्ययन पर और उसके विश्लेषण पर जोर नहीं दिया जाता या ध्यान नहीं दिया जाता। 1908 में ही एक और पुस्तक आई, A.F. बेंटले, उनकी पुस्तक का नाम है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। इसमें उन्होंने परंपरागत दृष्टिकोण के प्रति
असंतोष को एक मृत राजनीति विज्ञान का नाम भी दिया। अब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि मृत राजनीति विज्ञान किसे कहा गया, तो आपको ये बताना होगा कि 1908 में एक पुस्तक प्रकाशित हुई A.F. बेंटले की, जिसका नाम था द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। उसमें उन्होंने परंपरागत राजनीति विज्ञान या परंपरागत दृष्टिकोण के प्रति जो असंतोष था उसको मृत राजनीति विज्ञान का नाम दिया। इसी प्रकार बेंटले, जॉर्ज कैटलिन, चार्ल्स बियर्ड जैसे विद्वानों ने संस्थाओं के अध्ययन और प्रक्रियाओं के अध्ययन पर जोर दिया। एक अमेरिकी पत्रकार है फ्रैंक केंट, इन्होंने अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल बिहेवियर में पहली बार राजनीतिक व्यवहार और व्यवहारवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। एक और विचारक है हर्बर्ट टिंगस्टन ने इन शब्दों को वास्तविक अर्थ प्रदान करने का प्रयास किया, यानी कि राजनीतिक व्यवहार और व्यवहारवाद शब्द जो हैं उनको वास्तविक अर्थ प्रदान करने का प्रयास किया। 1925 में एक और पुस्तक प्रकाशित हुई चार्ल्स ई मेरियम की। इस पुस्तक का नाम था न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। इस पर भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है, या फिर कब प्रकाशित हुई थी, या फिर इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि 1925 में चार्ल्स मेरियम की पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। इसमें उसने राजनीतिक विश्लेषण में मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय अंतर्दृष्टि और तकनीकों के प्रयोग पर पहली बार जोर दिया। उसने शिकागो विश्वविद्यालय को व्यवहारवाद के अध्ययन का केंद्र बनाया। कुछ समय बाद मेरियम के सहयोगियों और शिष्यों ने शिकागो संप्रदाय जो था वो व्यवहारवाद और व्यवहारवादी उपागम का प्रमुख प्रवक्ता बन गए। माने उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। हेराल्ड लासवेल, डेविड ईस्टन, कैप्लान, जॉर्ज कैटलिन, गैब्रियल ऑमंट, डेविड ट्रूमैन, रॉबर्ट डहल, हर्बर्ट साइमन, लूसियन पाई, पावेल, मेलफोर्ड सिबली, किर्क पैट्रिक, हिंज यूलाउ, वियोकी जूनियर आदि ऐसे लेखक हैं और विचारक हैं जो व्यवहारवाद के प्रमुख प्रवक्ता कहे जा सकते हैं। यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन बनता है कि व्यवहारवाद के प्रमुख प्रवर्तकों के नाम बताइए। ये आपको 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि 4 विचारकों के नाम बताइए, या आपको ब्रीफ में पूछा जा सकता है शॉर्ट आंसर्स में कि व्यवहारवाद के प्रमुख प्रवक्ता कौन कौन थे और उनकी पुस्तकों के नाम बताइए। तो आपको इन सब के नाम याद करने चाहिए। इन सभी ने व्यवहारवाद के विविध पहलुओं की व्याख्या अपनी अपनी पुस्तकों में की है। जॉर्ज कैटलिन की पुस्तक है अ स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स। हर्बर्ट साइमन की पुस्तक है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। लॉसवेल और कैप्लान की पुस्तक है पावर एंड सोसाइटी। और लास्ट डेविड ईस्टन की पुस्तक का नाम है द पॉलिटिकल सिस्टम। ये सभी पुस्तकें इस आंदोलन की दृष्टि से या इस संदर्भ में विशेष उल्लेखनीय कही जा सकती हैं। व्यवहारवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन और सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल ने भी अपना प्रमुख योगदान दिया है। अब ये तो वो लोग थे जिन्होंने इस आंदोलन को इंट्रोड्यूस किया, जो इसके प्रमुख प्रवक्ता बन गए, जो इसके प्रमुख समर्थक बन गए, जो आपको आप जब क्वेश्चन का आंसर देंगे तो इनमें से अगर 5 या 6 लेखकों का
नाम लिखेंगे, पुस्तक का नाम लिखेंगे, तो आपका जो आंसर है बहुत स्कोरिंग बन जाएगा। तो ये आपको एक तरह से बिल्कुल कंठस्थ याद कर लेना चाहिए, ताकि आपको जब भी क्वेश्चन आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। अब आती है बात कि व्यवहारवाद का अर्थ क्या है, व्यवहारवाद किसको कहते हैं। व्यवहारवाद के अर्थ के संबंध में विद्वानों में एक राय नहीं है, मध्यस्थता का अभाव है। जैसा कि बोने और रेनी ने कहा है कि कुछ के लिए इसका अर्थ राजनीतिक परिस्थितियों में मनुष्य का मनोविज्ञान है, कुछ के लिए इसका अर्थ राजनीति शास्त्र में विज्ञान पर जोर देना है, और कुछ के लिए इसका अर्थ मतदाताओं के व्यवहार से है। दूसरी तरफ हिंज यूलाउ एक विचारक हैं जिन्होंने कहा है कि राजनीति शास्त्र में व्यवहारवाद के अंतर्गत प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष राजनीतिक कार्य आते हैं। इसमें मनुष्य के व्यवहार में राजनीतिक विश्वास, मूल्य और उद्देश्य को प्रभावित करने वाले तत्व जैसे इच्छा, आकांक्षा, अपेक्षा, मनोवृत्ति आदि तत्वों को भी समान रूप से महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। डेविड ट्रूमैन एक विचारक हैं जो कहते हैं कि व्यवहारवाद के दो अर्थ होते हैं, व्यवहारवादी प्रवृत्ति और वैज्ञानिक दृष्टि। अर्थात व्यवहारवाद का अंतिम उद्देश्य राजनीतिक प्रक्रिया के विज्ञान का विकास करना है। डेविड ईस्टन कहते हैं कि व्यवहारवाद अध्ययन दृष्टिकोण की वैज्ञानिकता और अनुभवजन्य सिद्धांत निर्माण से संबंधित है। माने एक ये ऐसा सिद्धांत बनाना चाहते हैं जो सर्वमान्य, सर्वव्यापक हो। यह बौद्धिक प्रवृत्ति है, यह तथ्यात्मक शैक्षणिक आंदोलन है। इसी तरह एक और विचारक हैं ब्लेयर कुलासा। ब्लेयर कुलासा कहते हैं कि व्यवहारवाद राजनीतिक संदर्भ में व्यक्ति समूहों के व्यवहार का अध्ययन है। एक और विचारक है रॉबर्ट डहल। इनका कहना है कि व्यवहारवाद राजनीति शास्त्र में एक विरोध आंदोलन है। अब इस पे भी क्वेश्चन आता है, कई बार 2 नंबर का पूछ लिया जाता है कि आप किस विचारक ने व्यवहारवाद को एक विरोध आंदोलन कहा है। तो रॉबर्ट डहल का मत है कि व्यवहारवाद राजनीति शास्त्र में एक विरोध आंदोलन है। यह एक ऐसा आंदोलन है जो राजनीति शास्त्र के अध्ययन को आधुनिक मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान और अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के साथ संबद्ध करना चाहता है। माने उससे जोड़कर उसका अध्ययन करना चाहता है। एकाकी अध्ययन नहीं है, केवल व्यक्ति के राजनीतिक जीवन का अध्ययन नहीं है, क्योंकि व्यक्ति एक संपूर्ण इकाई है। व्यक्ति के ऊपर आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, भौतिक सभी घटनाओं का, सभी चीजों का असर पड़ता है। तो वो उनसे संबद्ध करके उसका अध्ययन करना चाहता है, संपूर्णता का अध्ययन करना चाहता है। यह सरकार की सभी घटनाओं को मानव व्यवहार की शब्दावली में अभिव्यक्त करना चाहता है। किर्कपैट्रिक के अनुसार व्यवहारवाद के 4 अर्थ बताए गए हैं। पहला है, इसके लिए व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार विश्लेषण की मूल इकाई है। फर्स्ट पॉइंट है कि इसके लिए व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार विश्लेषण की मूल इकाई है। दूसरा पॉइंट है कि यह राजनीतिक शास्त्र की अन्य समाजशास्त्रों से एकता पर जोर देता है। अन्य समाजशास्त्र कौन से होते हैं? अन्य समाजशास्त्र का मतलब है दूसरे विषय जैसे अर्थशास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र आदि। यह तीसरा पॉइंट है, यह सांख्यिकी अर्थात शुद्ध तकनीकों के प्रयोग द्वारा राजनीतिक व्यवहार के पर्यवेक्षण, वर्गीकरण और मापन पर जोर देता है। मैंने आपको जो बताया था कि आधुनिक दृष्टिकोण में आधुनिक पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है, और आधुनिक पद्धति का अर्थ है तुलनात्मक पद्धति, या उसमें पर्यवेक्षण पद्धति, वर्गीकरण, मापन, परीक्षण, सत्यापन आदि। तो उनके प्रयोग पर ये जोर देता है। चौथा है, यह व्यवहार व्यवस्थाबद्ध
और अनुभवजन्य सिद्धांत निर्माण से संबद्ध है। यानी ये सिस्टमेटिक अध्ययन करना चाहता है, एक्सपीरियंस बेस्ड अध्ययन करना चाहता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि व्यवहारवाद सामाजिक शोध की एक ऐसी पद्धति है जो समाज में रहने वाले मनुष्यों का वैज्ञानिक अध्ययन करती है। यह वैज्ञानिक पद्धति का प्रतीक है। यह राजनीति शास्त्र का अन्य समाज शास्त्रों से संबंध बढ़ाना चाहती है। यह राजनीतिक शोध के भविष्य को तय करना चाहती है। यह मानवीय व्यवहार के राजनीतिक पक्ष की स्थिर इकाइयों की सैद्धांतिक खोज कही जा सकती है। अब इसकी मूल अवधारणाएं क्या हैं? व्यवहारवाद की मूल अवधारणाएं क्या है? किसको क्या हम व्यवहारवाद कहें? बेसिक्स क्या हैं उसके? तो पॉइंट्स में आप याद कर लीजिए। पहला पॉइंट है कि यह परंपरावादी पद्धतियों का पुनर्निर्माण और विस्तार करना चाहता है। देखिए, जब भी हम व्यवहारवाद की बात करते हैं तो व्यवहारवाद कोई नवीन आंदोलन नहीं है। व्यवहारवाद परंपरागत दृष्टिकोण के प्रति असंतोष और उसमें सुधार की एक प्रक्रिया कही जा सकती है। तो पहला पॉइंट है कि यह परंपरावादी पद्धतियों का पुनर्निर्माण और विस्तार करना चाहता है। दूसरा पॉइंट है कि यह व्यक्तियों और समूहों के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना चाहता है। तीसरा पॉइंट है कि यह अध्ययन की वैज्ञानिकता पर जोर देता है। चौथा पॉइंट है कि यह मूल्यों के स्थान पर तथ्यों के ऊपर या मूल्य निरपेक्षता पर बल देता है। पांचवा पॉइंट है यह शुद्ध तकनीकों जैसे सांख्यिकी, सर्वेक्षण, नमूना, मतदान, साक्षात्कार, प्रश्नावली, सर्वे मेथड आदि के प्रयोग पर बल देता है। छठा पॉइंट है कि यह ज्ञान की पूर्णता अर्थात अंतर अनुशासनात्मकता पर बल देता है। और सातवां है कि यह बड़ी इकाइयों के साथ ही साथ छोटी छोटी इकाइयों के अध्ययन पर भी बल देता है। जैसे उदाहरण के लिए यह संसद के अध्ययन के साथ साथ सांसदों के व्यवहार के अध्ययन पर भी जोर देता है। मैंने आपसे पहले भी अपने पूर्व व्याख्यान में कहा था कि संसद के अध्ययन के साथ साथ सांसद संसद के अंतर्गत किस तरह का व्यवहार करते हैं, क्या वो प्रॉपर तरीके से बात करते हैं, क्या वो अपनी बात प्रॉपर तरीके से रखते हैं, या वो संसद का जो डेकोरम है उसको मेंटेन नहीं करते हैं, उन चीज़ों का भी ये अध्ययन करता है। इसी तरह यह सर्वोच्च न्यायालय के अध्ययन के साथ ही साथ न्यायाधीशों के व्यवहार का भी अध्ययन करता है। वो कौन सी चीजें हैं जो न्यायाधीशों के व्यवहार को प्रभावित कर रही हैं, उन सब का अध्ययन भी ये करना चाहता है। माने ये जब किसी इकाई का अध्ययन करता है तो उसके आसपास जो चीजें हैं जो उसको किसी न किसी रूप में अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित कर रही हैं, उन सभी का अध्ययन अपने अध्ययन में समावेश करके करता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज समझनी होगी कि व्यवहारवाद जो आंदोलन है वो एक वृहत स्तर का आंदोलन है, जो छोटी छोटी इकाइयों पर बेस्ड नहीं है। वो किसी भी चीज का जब अध्ययन करता है तो उसको संपूर्णता के अर्थ में करता है।